हेलो विद्यार्थियों, आज का ये सेक्शन देखने के बाद आपके नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। 10 से 15 नंबर आपकी बोर्ड कॉपी में इंक्रीज होंगे, क्योंकि बहुत सारी मैं कमजोरी मेरे विद्यार्थियों के अंदर, क्योंकि मैं खुद शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ उनमें देख रहा हूं। तो इसके लिए आज का पाठ उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, जिन विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी वो इस सेक्टर में पिछड़ जाते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ 4 नंबर वाले क्वेश्चन की, यानी लघुत्रात्मक सेकंड टाइप के प्रश्नों की। और आज का ये सेक्शन देखने के बाद आपके इस खंड के अंदर, यानी खंड संख्या जो स आएगा, उसमें आपका एक भी नंबर कटने का चांस नहीं बनेगा, यानी अब आपको मिलेंगे पूरे नंबर। इसके लिए मैंने आज के सेक्शन में उत्तर सहित बताया है कि किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है और क्या लिखना है, ताकि एग्जामिनर क्या हो जाए, हमसे प्रभावित हो जाए और वो नंबरों की क्या कर दें, बारिश कर दें। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर के आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ अशोक कुमार और आपके अपने परिवार स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आपके अपेक्षित सहयोग की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि जितनी अपेक्षा उतना सहयोग अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। और ऐसे ही अगले यानी आगे और वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि समय पर आपको क्या मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब समय नहीं घुमाते हुए जल्दी से हम चलते हैं इसी खंड संख्या स के ऊपर। इस खंड संख्या स में हम अध्याय संख्या 1 के अति महत्वपूर्ण, अति से अति कह सकते हैं महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के आंसर देंगे, आंसर सहित यानी उत्तर सहित उनका हल देखेंगे। उनको देखने के बाद ये 10 क्या सारे पाठों के जो लघुत्रात्मक सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको लिखना है, ऐसे ही लेखन शैली आपको प्रयोग में लेनी है। तो चलो बढ़ते हैं अब आगे। तो क्वेश्चन संख्या यहाँ 251 है। अब आप कह रहे हो सर 250 का क्या होगा? तो 250 तक क्वेश्चन का मैंने आंसर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 12 मिशन मेरिट की, उसके अंदर जाकर के आप देख लीजिए और इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप पिछले साल के मिशन मेरिट के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी इसी में मिल जाएगी। अब सर हमें प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, तो चिंता नहीं करनी है, इसका मैं लिंक आई बटन के अंदर दे दूंगा, जो इसी वीडियो के अंदर आपको वीडियो 5 से 6 मिनट के बीच में आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन संख्या पहला आपके सामने आ चुका है कि प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिए आप वेदों का अध्ययन क्यों करना चाहोगे? प्रश्न हमेशा आपके ऊपर पूछा जा रहा, आप क्यों करना चाहोगे? और बच्चे आप पूछते ही घबरा जाते हो। ऐसा तो न तो हमने शिक्षक ने पढ़ाया, या कोरोना काल की परिस्थितियों के कारण हमारा अध्ययन नहीं हो पाया, या अध्ययन बीच में ही छूट गया। तो इसी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही मैं ये सेक्शन लेकर आया हूँ, ताकि बच्चों के किसी प्रकार की चिंताएं न रहे। और ये भी ध्यान रखना है कि ऑनलाइन एजुकेशन ही भविष्य का एजुकेशन होगा, तो इस एजुकेशन पर भी आप ध्यान दें। और इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके काम की बात ही अपलोड की जाएगी, अन्य आलतू फालतू की बातें इस पर अपलोड नहीं की जाएगी। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जैसा मैं बताऊं वैसा आपको अनुसरण करना है। आपको सिर्फ लिखना है, आंसर वही देना है जो आपकी किताबों में है। आपको क्या लिखना है, उत्तर प्रश्न के अंदर जो लाइन थी उसी लाइन को आप उत्तर के अंदर लिख दो। लिखना कैसे, आप ध्यान से देखिए। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति जानने के लिए मैं आपको पूछा, तब कहते हैं मैं वेदों का अध्ययन निम्न बिंदुओं के आधार पर आवश्यक चाहूँगा। आपको पूछा न क्यों करना चाहोगे, तो आपकी मैं निम्न बिंदुओं के आधार पर, और ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। मैंने 2 तरीके से इसमें बताए हुए, एक तो पॉइंट से लिखना और दूसरा हेडिंग बनाकर लिखना। तो वैसे भी प्रश्न आगे आएंगे। तो आपको क्या है कि वेदों द्वारा हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता और संस्कृति की जानकारी। देखो मैंने इससे संबंधित 2 पार्ट अपलोड किए थे, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि टॉपर्स बच्चे कैसे लिखते हैं। उन पार्ट को आपने नहीं देखा तो वो भी चैनल पर जाकर के आप ज़रूर देख लीजिए। और वहाँ मैंने टॉपर की कॉपी भी आपको दिखाई थी कि उन्होंने कैसे लिखा है, और उनसे भी 100%, क्योंकि मैंने
बोर्ड की जितनी भी कॉपियां हैं उन कॉपियों सारी का विश्लेषण किया और टॉपर्स में से भी खास बातों को मैंने संग्रहित किया और उन्हीं बातों के आधार पर इनके प्रश्नों का विवेचन करके उत्तर लिखे हैं। और इसी कारण इस तरीके के आप उत्तर लिखोगे तो ऐसा कोई शिक्षक नहीं रहेगा जो इससे प्रभावित हुए बिना रहेगा और आपके ऊपर नंबरों की क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। ठीक है, कोई यहाँ बकवास नहीं लिखेंगे, सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात एग्जामिनर को समझ में आ गई और एग्जामिनर नंबर देकर। देखो एग्जामिनर शुरुआत की ही 2-3 लाइनें पढ़ता है, सारी बातें नहीं पढ़ता, उसके पास उतना समय नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, वेदों के भाग ब्राह्मण ग्रंथों से यज्ञ विधि विधान और कर्मकांडों की जानकारी मिलती है। तीसरा हमने पॉइंट लिखा, बस ऊपर के 2 पॉइंट पढ़ा, आपके नंबर मिल जाएंगे। एग्जामिनर आगे इन पॉइंटों को देखेगा भी नहीं, लेकिन अगर वहीं से गड़बड़ घोटाला हो गया तो फिर आप मात खा जाओगे। वेदों से संबंधित अन्य ग्रंथों से दार्शनिक विषयों की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अगला, उपनिषदों से गूढ़ विषय और नैतिक आचरण के नियमों की जानकारी मिलती है। पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। वेदांग की सहायता से वैदिक साहित्य को ठीक प्रकार से समझा जाता है। कमेंट करके आप बताएं कि वेदांग हैं कितने। वेदों के ही भाग उपवेदों से शिक्षा, वास्तुशास्त्र, संगीत व सैन्य आदि विज्ञान की जानकारी मिलती है। यहाँ एक और पॉइंट लिखना चाहो तो जो आगे के प्रश्नों में मैंने जोड़ा है वो लिख सकते हैं। आप लिखोगे कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर, किसके आधार पर, या उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं वेदों के अध्ययन को प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति जानने के लिए आवश्यक अध्ययन करना चाहूँगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो, नहीं तो इतना ही लिखना आपके लिए पर्याप्त है। अब देखेंगे क्वेश्चन संख्या 252, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में बौद्ध साहित्य किस प्रकार। देखो इन बच्चों, इनको इग्नोर नहीं करना इन प्रश्नों को। ये 4 नंबर के आए नहीं तो 6 नंबर के तो जरूर आएंगे, और दोनों में भी इससे संबंधित आ गया तो बराबर आपके काम करेगा और आपको भरपूर नंबर दिलवाएगा। 6 नंबर वाले क्वेश्चन का भी मैं ऐसा ही पार्ट लेकर के आऊँगा और उससे आपके 6 नंबर वाले प्रश्न कैसे लिखते हैं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्या लिखना है, पूछा क्या, इस बात को पकड़ना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में बौद्ध साहित्य किस प्रकार महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो उठाकर वही बात यहाँ लिख देनी है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में बौद्ध साहित्य महत्वपूर्ण माने जाते। महत्वपूर्ण लिखा था, महत्वपूर्ण वहाँ चाहूँगा, लिखा था आपके ऊपर लिखा है तो आपके ऊपर भी अपने ऊपर लेकर के लिखना है। और इनमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री निहित है, इसीलिए तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो क्यों अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास का तो क्या मिलती है, इसमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री जिससे हमने निम्न बिंदुओं से समझेंगे। और ऐसे बिंदु लिख दिए एग्जामिनर को कॉपी जांचने में आसानी, और एग्जामिनर को जब कॉपी जांचने में आसानी होगी तो वो नंबर भी आपको आसानी से देगा। तो इसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक हैं। इनमें बौद्ध धर्म के नियम, आचरण और शिक्षाएं संग्रहित हैं। फैक्ट टू फैक्ट बात लिखनी है आपको। जातक ग्रंथों में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक पक्षों की जानकारी, कहीं भी उसको घुमाए फिराए नहीं, ऐसा सीधा लिखे। अगला है मिलित पन्हों में यूनानी आक्रमणकारी मीनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण है। और अगला चौथा पॉइंट है दीप वंश व महावंश सिंहल द्वीप के इतिहास पर क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। अगले बिंदु है महावस्तु ग्रंथ बुद्ध के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। और अगला पॉइंट है ललित विस्तार में गौतम बुद्ध को देवी शक्ति के रूप में निरूपित किया गया है और क्या किया गया, उसके अद्भुत कार्यों का क्या किया गया, वर्णन किया गया। इस तरीके से पॉइंट बनाकर लिखे। आप सारा वर्णन कर देते हो, सही लिखते हो, लेकिन पॉइंट नहीं बनाते, इसीलिए मात खा जाते हो। अगला देखेंगे मंजूश्री, मूल कल्प, बुद्ध चरित्र, सौदरानंद काव्य व दिव्याम दान से भी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन संख्या 253। अब मैं ज़्यादा इनका व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ आपको पॉइंट वाली बात समझानी है और पॉइंट आप रखिए याद और अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास में जैन साहित्य को महत्वपूर्ण स्रोत क्यों माना जाता, यही पूछा है। तो आप यहाँ से आगे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी की पर्याप्त ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होने के कारण आपको पूछा क्यों माना जाता, तो यही तो लिखोगे। हमें तो यहाँ इतिहास लिखना है, तो क्या होगा, ऐतिहासिक सामग्री चाहिए हमें, तो सामग्री प्राप्त होने के कारण ही हम क्या करेंगे,
ये महत्वपूर्ण पाना, और इससे ये कैसे महत्वपूर्ण है इसे हम निम्न बिंदुओं से क्या करेंगे, जानेंगे। जिसमें आप देखिए पहला बिंदु हमने लिखा है, जैन आगम साहित्य से जैन धर्म व दर्शन के साथ साथ तत्कालीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दूसरा, आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन। आप कहोगे सर ये तो क्या आचार विचार, लेकिन देखो हम धर्मों का भी अध्ययन इतिहास में करते हैं, तो उनके आचार विचार के नियम क्या बाहर चले जाएंगे? नहीं, वो भी सारे इसी के अंदर क्या हैं, सम्मिलित हैं। अगला हम देखेंगे कि परिष्टि पर्वन में तत्कालीन राजाओं और जैन मुनियों के बारे में क्या मिलती, हमें जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, भद्रबाहु चरित्र में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की क्या है, घटनाओं का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, जैन ग्रंथों कथा कोश कल्प सूत्र भगवती सूत्र से भी तत्कालीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखना। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में किन किन चीनी यात्रियों का विवरण आप पढ़ना चाहोगे? फिर से पूछ लिया, और आप तो अपनी बात, कई बच्चों का दिमाग ही ऐसा होता है कि हमारी मर्जी, हमें पूछा है हम जो चाहेंगे वो लिखेंगे, लेकिन देखो यहाँ जो चाहोगे वो नहीं लिखोगे। एग्जामिनर सिर्फ आपका दिमाग पढ़ना चाहता है और इसीलिए इस प्रकार का प्रश्न दिया है, क्योंकि देखो अब शिक्षा रटन पर न होकर के समझ पर आधारित हो रही है कि बच्चा कितना समझा है, और इसी बात को अगर आपने प्रश्न को समझ लिया तो उत्तर तो देना बाएं हाथ का खेल है, लेकिन प्रश्न ही नहीं समझा तो फिर उत्तर देना तो फिर हिमालय पहाड़ जैसा हो जाएगा। तो इसका देखेंगे आंसर। तो क्या लिखेंगे इसमें कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमें चीनी यात्रियों में फाइयान, चुंगयुन, हवेनसांग, इसिंग आदि का विवरण पढ़ना चाहेंगे। तो हम इन्हीं का वर्णन करेंगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ चीनी यात्रियों का विवरण पूछा है, तो हम सबका लिखेंगे फाइयान, वेनसांग ऐसे हैं। या मैंने हेडिंग बनाए हैं, तो हेडिंग को नीचे आपको अंडरलाइन भी करना है। ये वो समय है जिस दरमियान ये यात्री भारत की यात्रा पर रहे। आप चाहे तो विवरण में भी इसको लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा, इसके विवरण से गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी मिलती है। हवेनसांग जो 629 से 644 ईस्वी तक भारत की यात्रा पर रहा, तो ये हर्षवर्धन के राज्यकाल में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक सीयूकी में भारत के समकालीन इतिहास का वर्णन किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। अगला यहाँ लिखेंगे हम इत सिंह के बारे में, जो 672 से 688 ईस्वी तक भारत भ्रमण पर रहा था। इसके विवरण से नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ ही भारतीय संस्कृति व समाज की भी जानकारी मिलती है। और फिर ये लाइन पहले के प्रश्नों में मैंने नहीं दी थी, लेकिन यहाँ से मैंने इसको डालना प्रारंभ किया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें, नोट करें कि उपरोक्त चीनी यात्रियों के विवरण से हमें तत्कालीन समाज, आर्थिक स्थिति, भारतीय संस्कृति आदि की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मैंने इतना ही लिखा। आप अगर उसी प्रश्न को भी यहाँ डाल देते हो तो सोने में और सुहागा होगा कि इसी कारण हम इन चीनी यात्रियों का विवरण क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पूछा क्या है बात, उसी बात को यहाँ पर डालना है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार अभिलेख हमारे लिए प्राचीन भारत के इतिहास के दर्पण के रूप में कार्य करते हैं? दर्पण यानी आईना। आईना क्या होता है, हकीकत दिखाता है। तो आपको उसी बात को रिलेटेड आपको समझ लेना है प्रश्न को, यानी ये महत्व के बारे में पूछ रहा है। दर्पण मतलब हकीकत, कैसे आप जानोगे उनके बारे में, तो उन्हीं बिंदुओं को आपको यहाँ लिख देना है। बस उत्तर आपकी किताब वाला ही है, सिर्फ आप समझना है आपको प्रश्न को। तो पहले हम अभिलेख क्या है उसकी परिभाषा लिख लेंगे। यहाँ नीचे आप अंडरलाइन कर लोगे कि पत्थर, धातु व मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेखों के प्रकार लिख लेंगे, शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्र लेख, गुहा लेख और मूर्ति लेख। फिर हम लिखेंगे निम्न बिंदुओं के आधार पर अभिलेख हमारे लिए प्राचीन भारत के इतिहास के दर्पण के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा लिख करके आपको पॉइंट बनाना है। तो मैंने यहाँ देखो, अभिलेखों से शासकों व व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्यों, समसामयिक घटनाओं की विश्वसनीय जानकारी मिलती है। जैसे आपको स्टडी 58 के ऊपर विश्वसनीय जानकारी मिलती है, वैसे ही अभिलेखों से विश्वसनीय जानकारी मिलती है।
प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के काल की घटनाओं का ज्ञान होता है। दूसरा है अभिलेखों से शासकों की उपलब्धियों के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। यहाँ थोड़ा सा, यहाँ जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति डाली, ऐसे यहाँ मैंने अशोक वाला डाल दिया, तो वैसे ही आपको लिखना है। सम्राट अशोक के अभिलेखों से हमें उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला पॉइंट बनाया कि जूनागढ़ शिलालेख से राजा रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन झील निर्माण की क्या होती है, जानकारी मिलती है। अगले पॉइंट क्या बनाए मैंने, देखिए आप कि ताम्र लेखों से गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे उदाहरण लिख दीजिए, जैसे प्रभावती गुप्त ताम्र लेख। अगला है गुहा लेख से कोई भी पॉइंट पीछे नहीं छोड़ना है। गुहा लेखों में अशोक के बराबर गुहा लेख दशरथ का नागार्जुनी गुहा लेख, सातवाहनों के नासिक व नाना घाट गुहा लेख से ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। और अगला मैंने मूर्ति लेखों से संबंधित शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। और पीछे वही बात लिखनी है। देखो, इस प्रकार अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास की विश्वसनीय जानकारी प्रदान करके दर्पण का क्या करते कार्य, या उपरोक्त विवरण के आधार पर ऐसा भी आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, ये तो थे जो अपने भारत के इतिहास के स्रोतों से संबंधित। अगले अपने हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन 5, इससे संबंधित क्वेश्चन 5 अगले से संबंधित क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन ने किस प्रकार विश्व को चकित किया। और ये प्रश्न आते ही आपका दिमाग भी चकित हो जाता है कि यार ये बात कहाँ से दे दी, कहीं हमने पढ़ी भी नहीं है। और वहीं से आप या तो कुछ उटपटांग बातें लिखकर चल पड़ोगे, लेकिन अब ये सेक्शन देखने के बाद ऐसा आपके साथ हरगिज नहीं होगा, क्योंकि आप स्टडी 58 परिवार के सदस्य हो। और स्टडी 58 परिवार के सदस्य कभी भी गलत नहीं लिखते हैं, हमेशा दूसरों को प्रभावित करते हैं, इफेक्टिव करते हैं। तो वही अब हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन की दृष्टि से समकालीन सभ्यताओं से क्या थी, श्रेष्ठ थी, जिस कारण इसने संपूर्ण विश्व को चकित कर इसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से। अब आपके लिए जैसे आप भी थोड़ा चकित होना, क्योंकि मैंने आपसे कभी वादा किया था कि मैं आपके सामने ये सारे पार्ट करवाऊंगा, लेकिन आज इतना लेट इसलिए आ पा रहा हूँ क्योंकि इन सारों को टाइप करना पड़ता है और इसके लिए बड़ा समय लगता है, और इसी कारण थोड़ा आपके सामने ज़्यादा समय पर लेकर आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरा मजबूती से समर्थन दें तो फिर मैं आपके लिए और भी ज़्यादा समय निकालने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें, क्योंकि अभी भी लगभग 85% जो विजिटर है वो नॉन सब्सक्राइबर हैं। तो उन सब से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। और वीडियो पर एक बड़ी, वैसे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी स्वीकार करोगे तो अगर वीडियो के ऊपर ऐड आती हैं तो उस ऐड को देख करके प्लीज़ थोड़ी मेरी हेल्प करें, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा हेल्प करूँगा। उसके लिए आपको कोई खर्च नहीं आएगा, लेकिन हमारी हेल्प हो जाएगी तो मैं आपके लिए नई नई तकनीक लेकर आऊँगा, और उससे आपको पढ़ने में भी क्या होगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो इसकी विशेषताओं के अंदर मैंने इसमें क्या किए हैं, बिल्कुल मैंने हेडिंग बना कर लिखा है, जैसे गढ़ी और नगर क्षेत्र। फिर उसका हेडिंग का मैंने क्या किया है, वर्णन किया है। प्रत्येक नगर ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी व नीचे समतल मैदान पर नगर बसा हुआ था। गढ़ में राजा, पुरोहित के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति निवास करते थे। वहीं समतल मैदान पर आम जनता रहती थी। दूसरा मैंने पॉइंट बनाया है सुनियोजित सड़कें और गलियां। तो सिंधु सभ्यता के नगरों में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई चौड़ी सड़कें होती थी, जिसकी चौड़ाई 9 से 34 फीट लगभग थी। गलियां 1 से 2.2 मीटर तक चौड़ी होती थी, जो सुनियोजित ढंग से बनाई हुई मालूम पड़ती हैं। अगला तीसरा पॉइंट बनाया है गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो शहर के गृह स्थापत्य में प्रयुक्त वास्तुकला वर्तमान शहरों में भी अनुकरणीय मानी जाती है। साधारण प्रत्येक घर में 3 से 4 कक्ष, शौचालय, स्नानागार, पाठशाला व कुआं होता था, और घर के मध्य में क्या होता था, आंगन, जो संपूर्ण विश्व को क्या करता है, चकित, है ना, ऐसे होता था ये घर। बीच में यहाँ पर आंगन
है ना। इधर साइड में ये जैसे कमरे हो गए, है ना, ये साइड में फिर रसोई घर वगैरह, इधर साइड में कुआं, है ना, ये कुआं और रसोई घर, इधर शौचालय वगैरह, स्नानागार सभी अलग से बने हुए होते थे। तो इस तरीके से बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से घर की जो वास्तुशास्त्र के आधार पर क्या की बसावट होती थी। अगला पॉइंट हम देखेंगे वो है श्रेष्ठ जल निकासी प्रणाली। तो प्राचीन सभ्यताओं में जल निकास की जितनी सुंदर व्यवस्था सिंधु सरस्वती सभ्यता में थी उतनी विश्व में कहीं नहीं मिलती। और प्रत्येक घर में गंदे पानी के निकास के लिए सुनियोजित नालियां होती थी जिनकी समय समय पर क्या की जाती थी, सफाई। और फिर से ये बात भी लिखें कि उपरोक्त विशिष्टताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन कला अत्यंत सुसंगत थी, जिसने संपूर्ण विश्व को क्या किया, चकित किया। प्रश्न वाली बात ही डालो आप इसके अंदर, है ना, जो प्रश्न में पूछी गई है ना बात, उसको थोड़ी थोड़ी जगह जगह वर्णनों के अंदर डालते रहो, बस उससे ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल, एक पूछा धोलावीरा, एक पूछा है लोथल, में कौन कौन से निर्माण आपको आश्चर्य में डाल देते हैं। फिर से आप फिर प्रश्न आते, आप खुद आश्चर्य में हो जाते हो, यार ऐसा कौन सा निर्माण है जो आश्चर्य में हमें डाल देता है। तो देखिए, जरा रुकिए, थोड़ा दिल थाम कर रखिए, अभी हम देखते हैं इसके कौन से निर्माण हैं जो आपको आश्चर्य में डालते हैं। पहला हम उत्तर में लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल धोलावीरा और लोथल अपने विशिष्ट निर्माण कार्यों के कारण हमें क्या करते हैं, आश्चर्यचकित कर देते हैं। अब वो विशिष्ट निर्माण कार्य कौन से, ये रहे आपके सामने। पहला हम धोलावीरा का लिखेंगे और नीचे अंडरलाइन करेंगे, आप चाहे तो इसे ब्लैक पेन से भी लिखें, अलग दिखें। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण पूरा स्थल है और इसके निम्न कार्य हमें क्या करते हैं, आश्चर्यचकित करते हैं। पहला क्या है, विशाल स्टेडियम मैंने पॉइंट बनाया है, दूसरा हेडिंग मैंने लगाया विशाल जलाशय। तो धोलावीरा से विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिले। स्टेडियम का आकार 283 गुणा 45 मीटर है। इसके चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सोपान बने हुए, सोपान मतलब सीढ़ियाँ बनी हुई है। आधुनिक समय में प्रचलित उपरोक्त विशेषताओं का उस समय प्राप्त होना आश्चर्य में डालता। ये बात वही प्रश्न इस पॉइंट के अंदर डाल दो जो प्रश्न में पूछी है। दूसरा देखेंगे विशाल जलाशय, धोलावीरा के उत्खनन से 16 छोटे बड़े जलाशय प्राप्त हुए जिनसे हमें तत्कालीन जल संग्रहण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। दुर्ग के दक्षिण में शिला काट कर, शिला पहाड़ को कहते, काट कर 95 गुणा 11.42 इंटू 4 मीटर का जलाशय इसका प्रमुख उदाहरण है। जल संग्रहण की ये व्यवस्था हमें आश्चर्यचकित करती है। चलो अब लोथल की बारी। लोथल हमें क्यों आश्चर्यचकित करता उसके बारे में हम देखते हैं। तो लोथल के बारे में देखेंगे। लोथल से पक्की ईंटों का ये क्या मिला, ढांचा मिला है, जिससे ऐसा राव जिन्होंने इसका उत्खनन किया नहीं, इसे गोदीवाड़ा डॉकयार्ड ये क्या होता है, बंदरगाह का एक भाग होता है, बंदरगाह का ही एक क्या होता है, भाग होता है। तो हमने यहाँ भी पॉइंट से लिखना है कि गोदीवाड़ा का प्रवेश द्वार भोगवा नदी से जुड़ा था जिससे गोदी में पानी आता था। ऐसा राव के अनुसार लोथल की गोदी फिनिशिया और रोम की ये गोलियाँ नहीं है, ये गोदियाँ ही हैं, गोदियों से कहीं अधिक विकसित और प्राचीनतम थी। और अगला है लोथल का डॉकयार्ड वर्तमान विशाखापट्टनम में बने डॉकयार्ड से बढ़ा था। उपरोक्त आधार पर लोथल का डॉकयार्ड हमें क्या करता है, आश्चर्यचकित करता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है और आप 100% पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आओगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गणित विज्ञान से भी क्या थे, परिचित थे, कैसे, समझाइए, है ना। तो वही बात रही, है ना। फिर से देखो, आजकल सीधा प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, तो थोड़ा प्रश्न को घुमा फिरा दिया जाता है, उस प्रश्न को समझना है। लेकिन ये ध्यान रखना है उत्तर देते समय आपको घुमाना फिराना नहीं है, नहीं तो जांच करता फिर आपके नंबरों को घुमा फिरा देगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो इसका आंसर देखेंगे, सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के निवासी विज्ञान व गणित से पारंगत थे। इससे हम निम्न बिंदुओं से समझेंगे। क्या लिखा है मैंने, इससे हम निम्न बिंदुओं से समझेंगे। थोड़ा लग रहा है आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने बताया गणित,
तो सिंधु सरस्वती सभ्यता में गणित की संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह थे। गुणा और योग जैसे अंक गणितीय प्रक्रियाओं से यहाँ के निवासी परिचित थे। तो ये लिखना। दूसरा पॉइंट मैंने बताया शल्य चिकित्सा, तो कालीबंगा से, है ना, क्या मिला है, यहाँ क्या है, ये मिस प्रिंट है, यहाँ है आपके लोथल और यहाँ को नहीं है। कालीबंगा व लोथल से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त बालक की खोपड़ी पर 6 छेद हैं। इनमें से कुछ छेद औषधि की वजह से, किसकी वजह से? औषधि की वजह से ठीक हो गए प्रतीत होते, यानी भर गए हो प्रतीत होते हैं। ये खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के क्या देते हैं? संकेत देते हैं। अगले हम पॉइंट देखेंगे धातु विज्ञान का। सिंधुवासी धातु विज्ञान के तथ्यों से परिचित थे। धातु ढलाई एवं उपकरण निर्माण की विकसित विधि से परिचित थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति देमाबाद के रथ किया करते, इसके क्या हैं? प्रमाण है। अगला पॉइंट है मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे। ये कुम्हार मतलब यहाँ थोड़ा सा इसमें भी कुम्हार है, ये है ना, कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे। और पकाने के लिए 2.1 मीटर की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। फिर लिखोगे उपरोक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग गणित और विज्ञान से परिचित थे। तो इस तरीके से आप जब जानदार उत्तर देना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार वाणिज्य में रुचि रखते थे? यदि हाँ तो तर्क सहित समझाइए। क्या पूछा है? तर्क सहित आपको समझाना है। तो चलो हम तर्क के साथ में समझाते हैं। तो हमें यहाँ लिखना कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, आपको सीधा ये वर्णन नहीं करना है, लिखना हाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार और वाणिज्य में रुचि रखते थे। और इसके पक्ष में मैं निम्न तर्क देना चाहूँगा। ठीक है, उसमें से हम पहला तर्क देंगे व्यापार। तो सैंधव काल में आंतरिक व विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। फिर व्यापार करते किसका थे? तांबा, रत्न, उपरत्न, धातु निर्मित सामग्री, पात्र, अब उपकरण व आभूषण आदि का क्या होता था? व्यापार होता था। और अगला पॉइंट है आयात। तो उत्खनन से प्रमाणित होता है कि सैंधव वासियों ने, है ना, यह सैंधववासी क्या करते थे? कहाँ से मंगवाते थे सैंधववासी? तांबा राजस्थान के गणेश्वर से, सोना मैसूर से, चांदी ईरान व अफगानिस्तान से, तथा मनके, है ना, ये यहाँ पर है, को नहीं है, मनके के लिए कीमती पत्थर गुजरात व महाराष्ट्र से मंगवाते थे। अगला पॉइंट देखेंगे हम विदेशी व्यापार वाला। तो उत्खनन से विभिन्न सैंधव नगरों से लगभग 24 मोहरें मिली है। लोथल से एक बटन के आकार की गोलाकार मोहर मिली है। ऐसी मोहरें कहाँ से? बहरीन द्वीप, फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के उर नगर में। देखो ये किताब में एक मिस प्रिंट है, इसको लिखा है उपनगर। ये उपनगर नहीं है, इसका सही नाम है उरनगर। उरनगर से प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? मेहलुआ शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिससे विदेशी व्यापार क्या होता है? स्पष्ट होता है। अगला हमारा पॉइंट है नाप तोल व विनिमय। तो व्यापार के लिए वस्तुओं के विनिमय व अन्य नाप तोल की एक निश्चित व्यवस्था थी और नाप तोल हेतु बाटों का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग होता था? बाटों का प्रयोग। और आज का हम अंतिम प्रश्न देखेंगे 260वां, क्योंकि इस सेक्शन में मैंने आपको कहा था सिर्फ 10 प्रश्नों का हम आंसर देखेंगे। वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विशाल स्नानागार व अनागार के बारे में आप क्या जानते हैं? फिर आपके ही बारे में पूछा है और आप यहाँ भ्रमित नहीं हो जाना। तो इसका उत्तर देखेंगे कि सिंधु सभ्यता से संबंधित विशाल स्नानागार और अनागार स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो सैंधव सभ्यता को विश्व की अन्य सभ्यताओं से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध
करती है और ये विशेषताएं क्या हैं, वर्तमान समय में भी अपेक्षित हैं। हम पहले विशाल स्नानागार के बारे में बताएंगे, लिखेंगे। मोहनजोदड़ो से 39 × 23 × 8 फीट का एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, वो विशेषताएं आपको लिख देनी स्नानागार की। इसमें ईंटों की सीढ़ियां हैं, 3 तरफ बरामदे हैं, ऐसे पॉइंट से लिखना है। फर्श वह या वह है, वह नहीं है, वह दीवारों पर ईंटों का प्रयोग है। पास में ही कुएं के भी अवशेष मिले, जो क्या है, जो जल का स्रोत था। उत्तर की ओर छोटे छोटे 8 स्नानागार बने हुए। अगला हम देखेंगे विशाल अनागार के बारे में। तो यहाँ लिखना उत्खनन से हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से विशाल, ये अनागार नहीं, यहाँ पर अनागार है। अनागार के अवशेष मिले हैं, कैसे मिले इसके बारे में ये देखते हैं। तो आपको लिखना पहले मोहनजोदड़ो का अनागार 45.71 × 15.23 मीटर का है। ठीक है, यहाँ का है। हड़प्पा का अनागार 45 × 43 मीटर का है एवं 2 खंडों में विभाजित हैं, जो पानी से बचाव हेतु ऊंचे चबूतरे पर बने हुए हैं। इसका प्रवेश द्वार रावी नदी की ओर था। अगला है, ऐसे अनागार मेसोपोटामिया के नगरों में भी थे। तो इस तरीके से आज हमने इस सेक्शन के अंदर ये 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा और इससे आपको बड़ी मदद मिली होगी। अगर मदद मिली है तो अब देर ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनको लाख लाख धन्यवाद कि वो इनको आगे भी क्या करें, शेयर कर दें। और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसको लिखित रूप में प्राप्त करना चाहते हो तो वही मेरा ब्लॉग है, कबीर क्लासेस 58। गूगल पर सर्च करके जाएं। वहाँ जहाँ आपका इतिहास का जो प्रश्न बैंक डाला हुआ है उसी के अंदर मैं ये आंसर डालूँगा, उसी को मैं अपडेट करूँगा। तो वहाँ जाकर के आप इन्हें देख सकते हैं। तो आज के सेक्शन में इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नए सेक्शन के लिए एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।